सर अभी बासमती के बारे में 2-3 सवाल बचे हैं, आप उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फार्मर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बासमती का एरिया दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है और फार्मर को भी लगता है कि शायद बासमती में हम ज़्यादा सिक्योर हैं और लेट लगाने के लिए बासमती फिट हो रही है। सर एक तो बासमती की हाइट ज़्यादा चली जाती है, जहाँ नहरी पानी ज़्यादा लगता है, जहाँ थोड़ी सी यूरिया ज़्यादा डल जाती है, उसको कम करने के लिए कोई स्प्रे डालें या कोई पैसे ही अपना यत्न कर लें। देखिए मेरी संस्तुति तो यह है, कुछ किसान भाइयों को हमारे भी संज्ञान में ये बात आई है कि लियोसिन वगैरह का स्प्रे करके हाइट को कम कर रहे हैं। हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं है। आप मिट्टी की जांच करवाइए, नाइट्रोजन की मात्रा के हिसाब से नाइट्रोजन आप दीजिए और नाइट्रोजन का अगर नियंत्रण करते हैं तो पौधे की हाइट को आप अच्छी तरह से संतुलित कर सकते हैं। वही तरीका हमको अपनाना चाहिए। बासमती के कुछ फार्मर पहले मूंग या ढैंचा लगा लेते हैं, उनको तो और भी यूरिया कम करने की जरूरत बिल्कुल है। क्योंकि मूंग में करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है जड़ों के द्वारा उसमें ज़मीन में निर्धारित की जाती है और उसी तरह से ढैंचा के द्वारा। तो वहाँ पे हमको, और आलू का खेत जो होता है उसमें आलू में ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो उसकी भी जो बची खुची मात्रा होती है अगले साल के लिए, उसमें अगर ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो फिर फसल ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि एक तो मिट्टी की जांच करवाएं और उसके आधार पे नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित करते हुए इसकी बढ़वार को नियंत्रित करें। तो अलग से कुछ ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रिटार्डेंट ये डालने की जरूरत नहीं है, उसमें अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ता है। जी सर, लास्ट ईयर जो किस्में बड़े स्तर पे लगी थी, अच्छे प्राइस मिले थे फार्मर को, 1885 के, 1847 के, 86 के, उसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट और योंका रोग नहीं आता है, फार्मर फिर भी उसमें दवा डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? डर लग रहा है उनको या जरूरत नहीं है उसमें? इसमें तो ज़रूरत नहीं है। पत्ती का झुलसा रोग जो आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको कहते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1847, 1885 और 1886 में और इसके अलावा 1718 और 1728 में भी जो है झुलसा रोग नहीं आता है। 1637 में झोंका रोग नहीं आता है, तो इसके लिए दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं जब नाइट्रोजन की मात्रा हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो शुरू की अवस्था में जो है सीथ ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, तो सीथ ब्लाइट के लिए कुछ फंगिसाइड हमको डालना पड़ेगा। और बाकी जो किस्में हैं जिनमें ये जीन नहीं है ब्लास्ट रेसिस्टेंस के लिए, उनमें गर्दन तोड़ अगर आता है तो उसके लिए नेटिवो दवाई है, उसका प्रयोग किसान भाई करें। इसकी मात्रा करीब 150 ग्राम प्रति एकड़ की होती है। 200 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव करें, क्योंकि ये दवा जो है वो प्रतिबंधित दवा नहीं है। जो हमारी ट्राइसाइक्लोजोल दवा है उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसका प्रयोग किसान भाई कतई नहीं करें, नहीं तो आपका चावल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार नहीं होगा। अगर हमारी खेप वापस आएगी तो इससे हम सभी किसान भाइयों को नुकसान होगा। सर 1401 बड़े स्तर पे लग रही है, उसका फार्मर अभी मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, उसको एरिया बढ़ा रहे हैं, डीएसआर में भी जा रहा है, सब में जा रहा है। उसमें नेक ब्लास्ट की समस्या रहती है। अभी फसल चल रही है, अभी फसल में कहीं फ्लावरिंग स्टेज है या कहीं पे मिल्किंग स्टेज चल रही है, उसका पहले कैसे यत्न करें और उस खेत में बीज रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, नेक ब्लास्ट उन सारे क्षेत्रों में तकरीबन आता ही आता है, हर साल आता है। तो उसमें सही समय पर जब गाभे में बाली हो उस समय एक स्प्रे जो है नेटिवो का अगर आप कर दें तो नेक ब्लास्ट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अगर 5% बाली निकली है खेत में देखना थोड़ा, तो अभी भी उस पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट करने से कोई फायदा फार्मर में ये मिथ बना हुआ है कि जब बाली पाइप में आ गई एक स्प्रे तब कर दो, जब थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई तब कर दो, जब वो झुकने लग गई तब कर दो। दवा छिड़कने के बाद उसका असर जो है 25 से 30 दिन तक रहता है, और गाभे में जब बाली होती है उसमें अगर छिड़काव करते हैं तो 30 दिन का पीरियड पकने तक का जो है वो हो जाएगा, एक स्प्रे से काम चल जाता है, उससे आपको जरूरत नहीं है उसको करने की। जी, और अभी जो बासमतियाँ चल रही हैं, अगर थोड़ा बहुत उसमें किसी में फॉल्स मट है, किसी में हल्दी रोग है, किसी में झंडा रोग है, किसी में कुछ रोग आ रहा है या मिक्सिंग है, तो अच्छे बीज उत्पादन के लिए थोड़ी सी टिप्स दे दें हमारे फार्मर को। इसमें हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि अपने खेत में वो एरिया चुनें जहाँ पर बीमारी का प्रकोप जो है नहीं हुआ है। इस तरह से करीब आपका 10 एकड़ खेत में से 1 एकड़ खेत उस क्षेत्र चुन लें और वहाँ पे कोई भी आप टाइप पौधे हैं उनको निकाल दीजिए। निकाल करके आप कोई मोटा दाना है, पतला दाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं वेरिएशन कभी कभी मिल जाता है, पुराना बीज उग जाता है, पुराना बीज उग जाता है, उसको तो निकालना ही हर हालत में, उसको तो पहले ही निकाल देना चाहिए। जब फ्लावरिंग आती है उसके साथ ही साथ उसको निकाल देना चाहिए। तो उस क्षेत्र से जो है सफाई करने के बाद अच्छी तरह से वहाँ का बीज आप प्रयोग करें और बीज का शोधन जरूर करें। बीज की ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। अपना बीज अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि बीज की अच्छी तरह से ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने के लिए अगर नमक का घोल 10% बना लेते हैं, उसमें बीज को डालिए। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं, जो ऊपर तैरने लगते हैं, उनको निकाल करके फेंक दीजिए। नीचे बैठे हुए बीजों को निकालिए,
उनको अच्छी तरह से जो है 3-4 बार पानी से, साफ पानी से धो दीजिए। फिर इसके बाद जो है फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करके उस बीज की नर्सरी आप लगाइए, तो फिर आपकी बीमारी आप अच्छी तरह से और अपना खुद का बीज बना करके अगली साल की फसल उगा सकते हैं। जी सर, एक लास्ट वाले इस इंटरव्यू का कि बासमती के लिए फार्मर बहुत खर्चा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने सब काम छोड़ के इस पे पैसा लगाते हैं, वो नीचे फंगीसाइड डालते हैं। सर मेरी कोशिश रहती है कि मिट्टी में जो जाएगा वो निकालना बहुत मुश्किल में होगा। अगर हमने कुछ गलत डाल दिया तो क्या केमिकल फंगीसाइड झंडा रोग के लिए या किसी और काम के लिए हमको नहीं डालना चाहिए? विशेष रूप से ये देखा गया है कि कई बार कुछ लोगों के सुझाव के आधार पर किसान भाई जब झंडा रोग आता है तो उसमें वावसिन का प्रयोग मिट्टी में करते हैं, बहुत से फंगीसाइड आ चुके हैं। तो हमारा ये तो मानना है कि स्वस्थ बीज प्रयोग करें, बीज का उपचार जरूर करें और पौध उखाड़ने के बाद पौध का भी उपचार कर लें। जड़ों को जो है बावस्टिन घोल में जुड़ा के डुबा करके रखें और इसके बाद जो है बाद में अगर खेत में आता है तो उसको जो है आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर के परेशान मत होइए। उसको उखाड़ेंगे भी, खेत से निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा मिट्टी को एजिटेट करेंगे, आप डिस्टर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा बीमारी और फैलेगी। और धान की सीधी बिजाई में इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम पौध को उखाड़ते हैं, अच्छा एक बात और है कि जब नर्सरी उखाड़ रहे होते हैं तो उस समय ये इंश्योर करिए कि आप खेत में नर्सरी में पानी है। सूखे में नर्सरी मत उखाड़िए। सूखे में नर्सरी उखाड़ेंगे, जड़ टूटेगी, उसमें घाव बनेगा और उसी से फिर जो फफूंद है उसका बीजाणु अंदर घुस जाएगा तो और ज़्यादा मात्रा में फैलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप नर्सरी जब उखाड़ें उस समय खेत में पानी अच्छी तरह से भरा हो। जी किसान भरावो, कुछ किस्मां हैगियां जिन्हां दे विच झंडा रोग वैसे ही घੱਟ आउंदा हैगा, जिन्हां दे विच PB1 हैगी है ਜਾਂ 1882 हैगी है, बाकी सारियां किस्मां दे विच आउंदा हैगा। डॉक्टर साहब कोई काम चल रहा हैगा जिहड़ा भी झंडा रोग तो आपां नूं मुक्ति मिलेगी? ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। मैंने अभी संस्थान से निदेशक के पद से जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हमको एक परियोजना दी गई है अगले 3 साल के लिए और उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है उसमें किस प्रकार से हम बकाने रोग के लिए रोग रोधी क्षमता नई किस्में जो आ रही हैं, जो पुरानी किस्में उसमें विकसित करें, इसी के ऊपर हम शोध कर रहे हैं। पहले से भी हम लोग काम शुरू किए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में इन सारी किस्मों का हम झंडा रोग रोधी जो है प्रारूप लेकर के किसान भाइयों को देंगे। किसान भरावो, हजे तक तुहानू कोई भी डीलर, कोई ब्रीडर, कोई बीज बेचने वाला बंदा कहता हैगा भी किस्म नवीं आ गई, झंडा रोग नहीं आउंदा, इदां दा कुछ भी नहीं हैगा। आउण वाले समय 'च तुहानू देखण नूं मिल सकदा हैगा। डॉक्टर साहब तुसीं बड़े कीमती विचार, बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच आने के लिए और इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर।